Jai Hind students and good evening to all of you. We are going to introduce today the best and most interesting topic of the day is idioms and phrases. Today we are going to study some important idioms and phrases which are very useful for your examination for class 12th and class 11th. These are very important. ये बहुत important idioms and phrases हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक सीखेंगे, समझेंगे. So let's start now. Now, just pay attention here. The idiom is here an axe to grind. An axe to grind. इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ पूरा करना या अपने स्वार्थ की पूर्ति. ठीक है, अपना मतलब निकालने का. ठीक है, स्वार्थ होना. ठीक है, स्वार्थ पूर्ति. एन एक्स टू ग्राइंड, इसका इंग्लिश में मीनिंग है पर्सनल एंड टू सर्व, व्यक्तिगत स्वार्थ होना. ठीक है, अब है इसका सेंटेंस बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस तरीके से भी. पीपल विल फ्लैटर यू व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड. पीपल, लोग, विल फ्लैटर यू. फ्लैटर क्या होता है? चापलूसी करना, मक्खनबाजी करना, आगे पीछे घूमना. तो उसको फ्लैटर को बोलते हैं चापलूसी करना, जी हुजूरी करना. ठीक है ना. पीपल विल फ्लैटर यू, लोग आपको फ्लैटर करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे. व्हेन दे हैव, जब उनके पास, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जब उनका स्वार्थ हुआ, तब स्वार्थ पूर्ति करना चाहेंगे, उस समय वो आपकी चापलूसी करेंगे. तो इसका अर्थ समझ गए. एन एक्स टू ग्राइंड का अर्थ होता है पर्सनल एंड टू सर्व. ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में इस टाइप के आते हैं तो साथ में उसके एक मतलब ईडियम दिया रहेगा, ईडियम में प्रयोग होगा और उसके ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी डी, उसमें से या 1 2 4 3 उस ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन चूज करना है. तो जो अगर आपको मालूम है तो आप सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे. इसका ऑप्शन है, इंग्लिश का मीनिंग है इसका पर्सनल एंड टू सर्व. ठीक है, तो अगर ये ऑप्शन आता है तो ये सही होगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक. एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है पर्सनल एंड टू सर्व. पीपल विल फ्लैटर यू व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड. अंडरस्टूड. द नेक्स्ट idiom is at the 11th hour. At the 11th hour, हमारी घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे के बाद अगला वो लग जाता है, अगली साइकिल शुरू हो जाती है घड़ी की, है ना. एक से लेकर 12 घंटे होते हैं. 12 घंटे के बाद फिर एक दो शुरू हो जाता है. तो 11th आवर मतलब लास्ट में, जब 11वां घंटा होगा, है ना. इसका अर्थ है एट द 11th आवर होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, अंतिम समय में, अंतिम समय पर. तो कुछ काम होता है और एट द लास्ट मोमेंट कुछ हो जाता है, कोई आ जाता है, कोई बात है, तो बोले एट द लास्ट मोमेंट ही केम एट द पॉइंट. ठीक है, तो इस तरीके से इसका अर्थ होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में या अंतिम समय पर, एट द 11th आवर. इसका सेंटेंस भी हम देख लेते हैं इसको कैसे यूज किया गया है. ही रीच्ड द स्टेशन एट द 11th आवर. वो स्टेशन पर बिल्कुल आखिरी समय में पहुंचा, जब ट्रेन छूटने वाली थी, जब एट द 11th आवर, बिल्कुल एट द निक ऑफ टाइम, अंतिम समय पर पहुंचा वो. सो ही मिस द ट्रेन, इसलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई, छूट गई. तो ये वाला क्वेश्चन 2012 में एग्जामिनेशन में आया था. इसका दिया हुआ है, देखिए. अगला है एन एप्पल, एन एप्पल ऑफ वंस आई. ठीक है, एन एप्पल ऑफ वंस आई. वंस माने किसी की, आई माने आंख, किसी की आंख. एप्पल क्या होता है? आंख की जो पुतली होती है,
एक तो एप्पल खाने का सेव होता है और एक आंख की पुतली होती है ना, उसको भी एप्पल कहते हैं। एंड आंख की पुतली सबको प्यारी होती है, सबको प्रिय होती है ना, सबसे ज्यादा प्रिय होती है। क्या अगर उसके बिना जीवन नहीं है। और आंख का तारा होना, ठीक है, एन एप्पल ऑफ वन साई, आंख का तारा यानी बहुत प्यारा होना, वेरी डियर, अंडरस्टूड। एन एप्पल ऑफ वन साई का मतलब होता है वेरी डियर या बहुत प्यारा, हिंदी में बोलते हैं आंख का तारा। तो इसको सेंटेंस बनाया गया है, लिखा गया है, आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। यहां पर लिखा गया है सेंटेंस, माई फ्रेंड इज वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज अमंग स्टूडेंट्स, मेरा मित्र विद्यार्थियों में बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है। सो ही इज एन एप्पल ऑफ देयर आईज, इसलिए वो उनकी सबकी आंखों का तारा है, मतलब उनको बहुत प्यारा है। देखा है कोई अपने फैमिली में मेंबर होता है, घर में मेंबर होता है, या दोस्तों में, या अपनी क्लास में एक दो स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सबकी आंख का तारा होते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, सबके प्यारे होते हैं। तो सो ही इज एन एप्पल ऑफ वन आई, इसलिए वो उनकी आंखों का तारा है। अगला इडियम है एट सिक्स एंड सेवंस, 6 और 7। इसका कोई अर्थ नहीं है, 6 और 7 का अलग अलग नहीं है, इसलिए पूरा इडियम है। इसका अर्थ है एट सिक्स एट सेवंस इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब जो ऑर्डर में नहीं है, तितर बितर है, बिखरा हुआ है, उल्टा पुल्टा है सब, ऑर्डर में नहीं, सही ढंग से नहीं है। जैसे आपने कोई अपनी बुक्स रखी हुई हैं या कोई आपने अरेंजमेंट किया हुआ है, वो डिसऑर्डर में है, ऑर्डर में नहीं, सही ठीक से नहीं लगा, क्रम से कोई चीज नहीं है, तो उसको बोलते हैं एट सिक्स एंड सेवंस। हिंदी में अर्थ है जिसका तितर बितर, या उल्टा पुल्टा भी हो सकता है ना, अव्यवस्थित बोल सकते हैं, अव्यवस्थित भी बोल सकते हैं, जो व्यवस्थित नहीं रखा, कोई चीज बिखरा हुई पड़ी है। एट सिक्स एंड सेवंस इन डिसऑर्डर। अब इसका सेंटेंस यूज किया गया है, ही इज अ वेरी लेजी बॉय, वो बहुत सुस्त लड़का है, लेजी मतलब सुस्त, आलसी। तो हिज रूम इज ऑलवेज एट सिक्स एंड सेवंस, उसका रूम हमेशा बिखरा हुआ पड़ा रहता, तितर बितर रहता है, उसका सामान हमेशा तितर बितर रहता है, अव्यवस्थित रहता है, उसका रूम अव्यवस्थित रहता है। ये क्वेश्चन 2011 में आया है, 12 में और 20 में आया है, रिपीट हुआ है ये वाला इडियम एंड फ्रेजेस में से। ये जो है रिपीट हुआ है 2011 में, 12 में और 20 में भी आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप सीखते जाइए साथ में। ये वही इडियम एंड फ्रेजेस हैं जो एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, एक बार, दो बार या तीन बार रिपीट हो चुके हैं, कई बार रिपीट हो हुए हैं ये, तो इंपॉर्टेंट है, इनको आप सीखते चलिए साथ में। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर क्या होता है, खंजर, खंजर निकाल के लोग खड़े हैं, है ना, ड्रॉन माने खिंचे हुए हैं, खंजर खिंचे हुए हैं, इसका मतलब है बिटर एनिमीज, बिटर एनिमीज, खुली दुश्मनी है, खुली शत्रुता है, खुले दुश्मन है, एक दूसरे को मारने पर उतारू है। तो जब खंजर मारते निकाल लेते हैं मारने के लिए, तो वही है एट डैगर्स ड्रॉन, बिटर एनिमीज, बहुत उनमें शत्रुता है, दुश्मनी है। सेंटेंस लिखा गया है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। वंस दे वर फ्रेंड्स, एक बार वो मित्र थे, नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, दे आर एट, देखो यही वर्ड यूज किया गया है, एट डैगर्स ड्रॉन, इस सेंटेंस में यूज किया गया सेंटेंस। अब वो खुली दुश्मन, खुले दुश्मन है, ठीक है, अब वो खुली दुश्मनी निभा रहे हैं, या अभी खुली दुश्मन है वो, एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर, एक दूसरे पर खंजर निकाल के खड़े हैं, मतलब खुले दुश्मन है, ठीक है। नाउ दे आर एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर। नेक्स्ट अगला ध्यान दें, एट होम इन, एट होम इन,
अगर आप लिखते जाएंगे ना साथ में पेपर और पेन लेके, तो आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा। अभी आप सुन रहे होंगे, लेकिन पेपर और पेन लेके जब आप लिखेंगे साथ में, तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मेक अ हैबिट, इस हैबिट बना लीजिए। एट होम इन वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड का मतलब होता है दक्ष या कुशल, मतलब किसी काम में निपुण होना। और कोई न कोई किसी किसी खास काम में निपुण होता है। जैसे किसी बच्चे को बहुत अच्छा फुटबॉल खेलना आता है, किसी की बहुत अच्छा हैंड राइटिंग लिखना आता है, और किसी को ड्राइंग बहुत अच्छी तरह आती है, किसी को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह आता है। अपना अपना शौक है। तो जो उस काम में दक्ष होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है, और जो आराम से वो काम कर बहुत अच्छे से करता है, खुशी खुशी अच्छी तरीके से कर लेता है, उसको बोलते हैं एट होम इन। बोलते अपने घर में ही है। अपने घर में हम आराम से होते हैं ना, एट होम इन अपने घर में है, मतलब दक्ष हैं, आराम से कंफर्टेबल, बहुत अच्छी तरह वो काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई फ्रेंड इज एट होम इन मैथमेटिक्स। मेरा मित्र मैथमेटिक्स में एट होम इन है। एट होम मतलब बहुत इजीली वो मैथमेटिक्स निकाल लेता है, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, बहुत एक्सपर्ट है वो। ऐप बहुत दक्ष है, कुशल है, मैथमेटिक्स के सवाल निकालने में बहुत एक्सपर्ट है, कुशल है। तो माई फ्रेंड इज एट होम इन मैथमेटिक्स, ये वाला रिपीट हुआ है 2012 में, बहुत घेरे में 2 बार रिपीट हुआ है, देखा। अब आप देखेंगे एट लार्ज। एट लार्ज होता है फ्री, स्वतंत्र। द थीफ इज एट लार्ज। द थीफ इज एट लार्ज, चोर को आजाद कर दिया गया है, आजाद है वो, चोर आजाद है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत से निकलने के बाद चोर अब आजाद है। तो एट लार्ज होता है फ्री या आजाद, स्वतंत्र। ठीक, तो ये आपने नोट कर लिए होंगे, आई होप। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे वाले जो आने वाले हैं उसको भी सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये आपने सीखे, एट लार्ज सीख लिया। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज होती हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज से अलग हैं, तो वो समझने में बहुत हार्ड है, ठीक है। इसीलिए लिखा है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, मतलब समझने में बहुत हार्ड, कठिन है। इसका अर्थ इंग्लिश में है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत अधिक मुश्किल होना, कठिन होना। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, समझिए, इसका अर्थ होता है वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब ये सेंटेंस बनाया है इस तरीके से आप समझें, ही स्पोक इन फ्रेंच, वो फ्रेंच भाषा में बोलता था, ठीक है। हिज स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, उसका जो भाषण था, स्पीच मतलब भाषण था, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, हमारे लिए ग्रीक एंड लैटिन था, टू मोस्ट ऑफ अस, हमारे सबके लिए ग्रीक एंड लैटिन था, मतलब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था समझने में, हमारे लिए समझ, हमारी समझ से अलग था, बाहर था, हमारी समझ से बाहर था ये। तो इसका अर्थ होता है ऑल ग्रीक एंड लैटिन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नोट कर लिया होगा वो आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं। और रेड लेटर डे, और रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस, किसी के जीवन में या किसी के इतिहास में एक रेड लेटर डे होता है। कोई कोई दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको होते हैं और रेड लेटर डे। जैसे
अब एग्जाम्पल दिया है, इसको समझें। द रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। रिपब्लिक डे है जो गणतंत्र दिवस है हमारे देश में, हम वो ये रेड लेटर डे है, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये। तो और रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे या महत्वपूर्ण दिवस। द रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन 2018 एंड 2019। 2018 और 19 में ये आया है एग्जामिनेशन में। तो जस्ट पे अटेंशन हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाइट एलिफेंट। एलिफेंट तो सबने देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है, लेकिन एक व्हाइट एलिफेंट भी होता है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है, अ व्हाइट एलिफेंट? अब व्हाइट एलिफेंट का अर्थ होता है समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। कोई चीज बहुत कीमती होना जिसकी जरूरत नहीं फिर भी हम रखे हुए हैं। मान लो हमारे घर में किसी चीज की जरूरत नहीं है, घोड़े की जरूरत नहीं है, हाथी की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे पास व्हाइट एलिफेंट है। व्हाइट एलिफेंट होता है, थाईलैंड में होता है, व्हाइट कलर का सा होता है वो, ब्लैक नहीं होता है, हल्का भूरा रंग का होता है वो व्हाइट कलर एलिफेंट। लेकिन वो रेयर रेयर मिलते हैं, तो वो बहुत महंगे भी होंगे, उनको मेंटेन करना बहुत महंगा होगा। इसलिए उसका है कि इट हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम नाउ। तो समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, किसी के लिए उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, उसको रख पाना मुश्किल है। हाथी तो ले आओगे आप, खिलाओगे कितना है इसमें, या आपके घर में मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, लेकिन आप ले आए ट्रक, और ट्रक की आपको जरूरत नहीं है, तो उसका खर्चा तो बढ़ेगा ना, डीजल पेट्रोल ईंधन का खर्चा बढ़ेगा ना, इतना आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत कॉस्टली होना और मेंटेन करना मुश्किल होना, इसलिए इसको बोलते हैं ऐसे वस्तु को बोलते हैं अ व्हाइट एलिफेंट, या समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन। सेंटेंस बनाया गया है, ही कैनॉट मेंटेन हिज पेट्रोल कार दीज डेज। आजकल वो पेट्रोल कार मेंटेन नहीं कर सकता है। इट हैज बिकम ए व्हाइट एलिफेंट फॉर हिम नाउ। ये उसके लिए व्हाइट एलिफेंट हो गया। व्हाइट एलिफेंट मतलब बहुत कॉस्टली हो गया, बहुत महंगा हो गया है। दिस सेंटेंस हैज बीन रिपीटेड इन 2013, 17 एंड 19। 2013 में आया है, 17 में आया है और 19 में आया है। ये 3 बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं इसको। A white elephant, something very costly to maintain. The next is a fool's paradise. A fool's paradise. यूटोपिया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटोपिया, मतलब ख्वाबों की दुनिया, झूठे ख्वाब। ठीक है, ऐसा कहीं है नहीं वो, लेकिन मन में वो फूल्स पैराडाइज। फूल आदमी हमेशा सोचता रहता है मैं तो स्वर्ग में हूँ, हमेशा स्वर्ग में। मूर्ख है, कुछ जानता ही नहीं। तो अ फूल्स पैराडाइज, यूटोपिया, व्यर्थ की ऊंची आशाएं करना, ऊंची उम्मीदें का रखना। इफ यू थिंक यू विल बिकम ए मिलियनर और ऑफ अ सडन, अगर आप सोचते हैं कि आप अचानक ही लखपति करोड़पति हो जाएंगे, अचानक ही, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही हो जाएंगे, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो आप फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं, मतलब आप बहुत ऊंची आशाएं रख रहे हैं, अधिक उम्मीदें रख रहे हैं, मूर्खों की तरह। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दिन में अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, नहीं हो सकता ना। तो यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू थिंक यू विल बिकम ए मिलियनर ऑफ सडन, मतलब अचानक आप जो है बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यू आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, तो आप मूर्खों की दुनिया में जी रहे हैं या व्यर्थ की ऊंची आशाएं रख रहे हैं। ठीक है, तो अब फूल्स पैराडाइज का अर्थ होता है यूटोपिया, या व्यर्थ की आशाएं रखना। नेक्स्ट इज फीदर इन वंस कैप। फीदर क्या होता है, पंख होता है। आप अपने कैप में मोर पंख लगा लें या किसी के हल्का सा पंख लगा लें तो उसकी शोभा बढ़ जाती है ना। तो अ फीदर इन वंस कैप, डिस्टिंक्शन,
अगर आपने एग्जामिनेशन में या आपने कोई एग्जाम दिया या आपने कोई कार्य किया, उसमें नॉर्मल से बहुत अच्छा किया, अच्छा तो किया लेकिन अच्छे से भी बहुत अच्छा किया, तो उसमें डिस्टिंक्शन आई, विशेषता आई, विशेष पहचान मिली इसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपूर्व सफलता। और फीदर इन वंस कैप का अर्थ होता है डिस्टिंक्शन या अपूर्व सफलता। अब सेंटेंस जो बनाया गया है वो देखिए, वाई डिफीटिंग वेस्ट इंडीज इन गेम ऑफ क्रिकेट इंडिया एडेड अ फीदर इन हर कैप। वेस्ट इंडीज को हरा दिया, क्रिकेट में हराने के बाद इंडिया ने एक अपने टोपी में, अपने कैप में एक और पंख लगा लिया, मतलब और इज्जत बढ़ा ली, और और सफलता प्राप्त कर ली। तो वेस्ट इंडीज को हराना इतना आसान नहीं है, वेस्ट इंडीज को हरा दिया इंडिया ने तो और बड़ी सफलता हासिल कर ली, एक विशेष सफलता हासिल कर ली। तो अ फीदर इन हर कैप, ठीक है, इसका मतलब होता है अपूर्व सफलता, इससे बहुत विशेष सफलता हासिल कर ली। अब अगला देख सकते हैं आप, मैडन स्पीच। मैडन स्पीच होता है, मैडन मतलब पहला पहला, स्पीच माने भाषण, तो फर्स्ट स्पीच। अब मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, जिसने जीवन में कभी भाषण नहीं दिया और पहला बड़ा भाषण देना पड़े, बड़े स्थान पर इंपॉर्टेंट भाषण देना पड़े पहली बार, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्पीच या पहला भाषण, मैडन स्पीच। इट वॉज हिज मैडन स्पीच बट इट वॉज वेरी इंप्रेसिव। यह उसका मैडन स्पीच था या पहला भाषण था, किंतु ये बहुत इंप्रेसिव था, असरदार था, प्रभावशाली था, बहुत अच्छा था। इस तरीके से ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं, और लाइफ में भी लैंग्वेज जब आप लिखेंगे तो उसमें भी बहुत आपकी लैंग्वेज को रिच बना देते हैं। तो जस्ट कीप वॉच, कीप लर्निंग विद मी, सीखते रहो लगातार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लैंग्वेज को अच्छा बनाओ। अब आप अपनी लैंग्वेज में ईडियम एंड फ्रेजेस यूज करेंगे तो लैंग्वेज और अच्छी डेकोरेट हो जाती है, बहुत इंप्रेसिव हो जाती है, अच्छी लैंग्वेज हो जाती है। तो इनको सीखना बहुत जरूरी है, और एग्जामिनेशन पर्पज से तो है ही है, वो तो इम्पोर्टेंट है। आगे और भी बहुत कुछ सीखना है आपको, तो आप जरूर इस इंग्लिश मंथन क्लासेस में चैनल में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन आप उसको सर्च करके देखिए, इसकी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगी। ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ये भी रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड है, जब भी आप ओपन करना चाहो तो उसको देख सकते हो, जो वीडियो आपकी काम की है उसको जब चाहे तब आप वॉच कर सकते हो, सीख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज। और यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, इससे आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। So wish you good luck, all the best to all of you. Thank you.